हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। लूसेंट के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और केमिस्ट्री चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो था अम्ल, क्षार और लवण, उसको पढ़ेंगे और समझते हुए सीखने का, याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अम्ल क्या होती है, भस्म क्या होती है और लवण क्या होता है। अम्ल, जिसको इंग्लिश में एसिड कहा जाता है, अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापक के रूप में रहता है। अर्थात कि कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन है वो प्रतिस्थापित होने के रूप में रहता है, उस यौगिक को कहा जाता है अम्ल। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या है? तो अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट हैं, इनके अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुल के हाइड्रोजन आयन देता है। वहीं ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लॉरी सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट कभी कभी कि ऑप्शन दे देगा आपको कि H+ आयन देता है अम्ल, या फिर प्रोटॉन को वो दूसरे पदार्थ को ट्रांसफर करता है, ऐसे करके ऑप्शन देगा, फिर पूछेगा कि यह सिद्धांत किसके अनुसार है। तो देखिए यहाँ पे ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अर्थात कोई पदार्थ जब दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन देता है तो उसको बोला जाता है अम्ल, या फिर हाइड्रोजन आयन देता है तो भी बोला जाता है अम्ल। परंतु हाइड्रोजन आयन जो देता है वो आर्हेनियस के अनुसार है और प्रोटॉन देता है तो ब्रोंस्टेड लॉरी के अनुसार। एक लुईस का सिद्धांत भी है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहता है कि अकॉर्डिंग टू लुईस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इनके अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। तो लुईस इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अम्ल ऐसा यौगिक है जिसमें एक जोड़ी जो निर्जन पेयर है। निर्जन पेयर हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। क्या होती है कि जैसे कोई तत्व, मान लीजिए नाइट्रोजन ही है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है तो बाकी इलेक्ट्रॉन, ये इधर के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं मान लीजिए अभिक्रिया में, जो दो इलेक्ट्रॉन साथ में होते हैं, पेयर में होते हैं, परंतु ये अभिक्रिया में या बंधन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनको ही बोला जाता है निर्जन जोड़ी या फिर लोन पेयर। लोन मतलब अलोन है, वो किसी से पेयरिंग नहीं कर रहा, वो का जो पेयर है अर्थात दो गो इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा है वो अलोन है, ठीक। तो ये होती है लोन पेयर। तो वही कह रहा है कि अम्ल ऐसा यौगिक होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक लोन पेयर अर्थात निर्जन जोड़ी को स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल भी कर देता है। तो अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, स्वाद में खट्टा होता है और एक निर्जन जोड़ी इसको स्वीकृत करने की प्रवृत्ति होती है लुईस इलेक्ट्रॉन के अनुसार। वहीं लॉरेंस एंड ब्रोंस्टेड एवं लॉरी सिद्धांत के अनुसार क्या था कि प्रोटॉन को खोने की क्षमता होती है, दूसरे को देने की क्षमता, और हाइड्रोजन प्लस आयन भी देने की क्षमता होती है। कुछ प्राकृतिक अम्ल हैं, उनके प्राकृतिक स्रोत, उनके नाम दिए गए हैं। सिरका है, तो सिरका का क्या नाम है? तो इसका एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। वही संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में एक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, इसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी होते हैं तो इसी के नाम पे लैक्टिक अम्ल। दूध है दही में, और दूध में भी लैक्टिक अम्ल ही होता है। चींटी का जो डंक मारती है उसमें मेथोनेइक अम्ल, बिच्छू का डंक में भी मेथोनेइक अम्ल है, बिच्छू ब्यूटी या नेटॉल जो होती है उसमें भी मेथोनेइक अम्ल है। तो जो भी बिच्छू है या चींटी है, किसी का भी डंक है, उसमें मेथोनेइक अम्ल होता है। वहीं दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल होता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। फिर से इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अम्लों के सिरका में एसिटिक अम्ल, तो अम्ल का उपयोग खाने के काम में भी होता है, जैसे कि खट्टे दूध। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल।
वहीं सिरका एवं अचार में कौन सा अम्ल होगा? तो सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका अचार में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा सोडा वाटर व अन्य पेय पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर है इसका कार्बोनिक अम्ल, अर्थात खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरका एवं अचार में एसिटिक अम्ल, सोडा वाटर और अन्य प्रकार के जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें कार्बोनिक अम्ल मिलता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल मिलता है। अंगूर में कौन सा अम्ल मिलता है? तो टार्टरिक अम्ल। वहीं सेब में मैलिक अम्ल देखने को मिलता है और नींबू और नारंगी में साइट्रिक अम्ल मिलता है। बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नोट करके दिया हुआ है, इम्पोर्टेंट तो सभी है, हम लोग को सभी याद करने हैं। अभी पैटर्न में ऐसा नहीं रह गया है कि सिर्फ नोट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं, कहीं से भी उठा लेंगे। जैसे सोडा वाटर में कौन सा अम्ल या फिर सेव में कौन सा अम्ल, ये क्वेश्चन तो एसएससी का पूछा हुआ है, सेव में कौन सा अम्ल मिलता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने में टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है कि खाना पचाने में भी अम्ल का प्रयोग होता है। खाना बनाने में भी होता है, खाना पचाने में भी होता है और खाना जो खाते हैं उसमें भी अम्ल होती हैं। तो खाना पचाने में HCl का उपयोग किया जाता है जो कि अमाशय में स्रावित होता है। वहीं थर्ड है HNA3 नाइट्रिक अम्ल। इसका प्रयोग सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल में सोना और चांदी को घुला करके उसका शुद्धिकरण किया जाता है। 4 है कि लोहा पर जस्ती की परत चढ़ाने के पहले लोहा को साफ करने में भी H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। तो लोहा पर जस्ता का अगर परत चढ़ाना हो जिससे कि लोहा का क्षरण ना हो सके, लोहा प्रिजर्व रह सके, उसके लिए भी लोहा को साफ करने के लिए H2SO4 जो कि एक प्रकार का अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक अम्ल है, इसका प्रयोग किया जाता है ताकि उस पर जो ऑलरेडी पहले से आ गई है, जंग लग गई है, उसको साफ सफाई किया जाए। उसके बाद जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। तो जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहा को साफ किससे किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के माध्यम से किया जाता है। नोट वाला पॉइंट यहाँ पे ये है, नोट है कि कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कपड़े से जंग का धब्बा हटाने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग होगा? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। वहीं फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग होता है। कुछ अम्लों की प्रबलता दी गई है घटते हुए क्रम में, अर्थात कि ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन तो खैर सबसे आते हैं, हम लोग को सबको याद कर लेना है बस। कुछ अम्ल की प्रबलता अर्थात कि सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल कौन होता है? तो सबसे ज्यादा प्रबल जो फर्स्ट नंबर पे है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वहीं सेकेंड नंबर पे आता है नाइट्रिक अम्ल, थर्ड पे आता है सल्फ्यूरिक अम्ल और फोर्थ पे आता है एसिटिक अम्ल। तो सबसे ज्यादा प्रबल जो अम्ल है वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सेकेंड पे है नाइट्रिक अम्ल और थर्ड है सल्फ्यूरिक अम्ल, फोर्थ है वहीं एसिटिक अम्ल। पहला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और प्रबल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, तीसरे पे है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथे नंबर पे है एसिटिक अम्ल। बार बार इसको हम लोग बोलेंगे जिससे याद हो जाए। अम्लराज क्या होती है? एक्वारिजिया। तो यह अम्लराज या एक्वारिजिया 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण के रूप में पाई जाती है। अम्लराज एक्वारिजिया 3:1 के अनुपात में मिलता है और देखिए यहाँ पे HCl मिल जाएगा और इधर से नाइट्रिक अम्ल HNO3, इन दोनों को मिला दिया जाता है। कितने अनुपात में? तो 3 और 1 के अनुपात में, अर्थात 3 HCl रहेगा तो 1 नाइट्रिक अम्ल रहेगा। इसका क्रम पूछता है कि HCl का कितना, तो 3 भाग रहेगा और वही नाइट्रिक अम्ल 1 भाग रहेगा। तो इनको मिलाने पे क्या बन जाती है? अम्लराज या एक्वारिजिया। और एक्वारिजिया करता क्या है? तो यह सोना एवं प्लैटिनम को गलाने में समर्थ होता है। तो एक्वारिजिया सोना और प्लैटिनम को गलाता है। नोट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को म्यूरिएटिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को म्यूरिएटिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। राइट। HCl एक प्रकार का खनिज अम्ल है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है एक प्रकार का खनिज अम्ल होता है।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा अम्ल है? तो खनिज अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF में कांच घुलनशील होता है। जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है HF, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है HF से, मतलब F फ्लोरीन को डिनोट करेगा, H से तो अम्ल हो जाएगा, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में कांच जो होता है वो घुलनशील होता है। अर्थात अगर हमें कांच को घुलाना है तो किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने के काम आता है। बेंजोइक अम्ल का क्या कार्य है? तो यह दवा बनाने के काम में आता है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में भी किया जाता है। अगर कोई भोजन है वो बहुत जल्द खराब हो जाती है, कोई भी भोजन या खाद्य पदार्थ कोई भी है, वो सड़ने गलने लगता है, कुछ दिनों तक रहेगा तो या तो उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है या अदरवाइज ऐसे वो गलने लगता है, सड़ने लगता है, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए बेंजोइक अम्ल मिला दिया जाता है। आमाशय ग्रंथियों के द्वारा, जो आमाशय के ग्रंथि होता है उसके द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। आमाशय ग्रंथि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करके भोजन को अम्लीय बना देता है। वहीं चींटी के काटने पर त्वचा में फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट हो जाती है। अगर चींटी काटता है त्वचा पर या फिर बिच्छे या कोई भी डंक मारता है तो उसमें फॉर्मिक अम्ल का ही स्राव होता है और वो बॉडी में, त्वचा में प्रविष्ट हो जाती है। और इसे चूंकि यह अम्ल है तो इसके इफेक्ट को, इसके असर को खत्म करने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्षार की तरह, भस्म की तरह कार्य करता है। तो अम्ल को काटेगा क्षार ही, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर उदासीन हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टाइम एथेनोइक अम्ल को, जो एथेनोइक अम्ल है उसको ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह ठंडे जलवायु में जम जाता है। एथेनोइक अम्ल ठंडी जलवायु में जम जाता है और इसलिए इसको ग्लेशियर, क्या होता है, ग्लेशियर में बर्फ होते हैं। ग्लेशियर से हम यही नहीं समझते हैं कि ग्लेशियर में बहुत बड़ा बड़ा बर्फ है, जैसे नॉर्थ ग्लेशियर, साउथ ग्लेशियर, तो बर्फ है अर्थात जमा हुआ है वाटर। तो ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल तो है वो, एथेनोइक अम्ल को ही एसिटिक अम्ल बोला जाता है। IUPAC नेम है उसका, IUPAC नेम है। तो उसको ग्लेशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जम जाती है, ठंडे जलवायु में जम जाता है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि भस्म क्या होते हैं। ये तो रहा अम्ल, अब तक हम लोग पढ़े अम्ल के बारे में। अब पढ़ेंगे भस्म क्या होता है। भस्म का इंग्लिश है बेस। तो ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है उसको भस्म कहा जाता है। तो कोई यौगिक जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, प्रतिक्रिया करेगा और उसके बाद वह लवण एवं जल का उत्पादन होती है, अर्थात कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जब जल और लवण बनते हैं तो उसको भस्म कहा जाता है। ब्रोंस्टेड लॉरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो उसे भस्म कहा जाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है उसे भस्म कहा जाता है। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वैसा यौगिक जिसमें एक निर्जन जोड़ी, लोन पेयर हम लोग जाने थे ना, वैसी जोड़ी किसी भी तत्व पे जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है उसको कहा जाता है निर्जन जोड़ी, जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो निर्जन जोड़ी अगर उसको रिसीव कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर होता है निर्जन जोड़ी, तो इन दोनों को जो तत्व या जो पदार्थ यहाँ पे क्या लिख रहा है कि वो प्रदान करने की उनकी क्षमता होती है, वो देने की क्षमता होती है, उसको भस्म कहा जाता है। अर्थात अम्ल का जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट होगा ये। भस्म दो प्रकार के होते हैं। पहला भस्म जो जल में विलेय होता है, जल में विलेय भस्म को
वैसा भस्म जो जल में विलय होता है उसको क्षार कहते हैं। अगर कोई भस्म है वो जल में विलय हो जाता है तो उसे क्षार कहा जाता है। वहीं जब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और स्वाद में कड़वा होता है उसे क्षार या भस्म कहा जाता है। मतलब भस्म ही कहा जाता है। भस्म जब पानी में मिलता है तो वो क्षार बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को भस्म कहा जाता है। सेकेंड है जल में अविलय भस्म। तो ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं, जैसे कि ZnO, COOH का होल ट्वाइस, FeO, Fe2O3। ये जितने भी चार है ना, 5 कितने हुए, 5 हुए। Fe2O3, FeO अर्थात कि आयरन के साथ जो ऑक्साइड बना रहा है, आयरन के साथ 2 ऑक्साइड हो गया, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे कि आयरन के साथ जो ऑक्साइड बना रहा है, एक जिंक के साथ ऑक्साइड और एक कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड। तो आयरन के साथ ऑक्साइड, कॉपर के साथ हाइड्रोक्साइड और जिंक के साथ जो ऑक्साइड बनाते हैं, ये चारों या पांचों होते हैं। ये जल के साथ प्रतिक्रिया तो करते हैं, H2O के साथ ही अपक्रिया तो करते हैं, परंतु ये क्षार के जो बाकी गुण है जैसे कि कड़वा लगना, स्वाद में कड़वा लगना और लाल लिटमस को नीला कर देना, ये चीजें नहीं करते हैं आयरन के ऑक्साइड, जिंक के ऑक्साइड और कॉपर के हाइड्रोक्साइड। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग क्या हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसका उपयोग क्या है? तो घर में जब चूना जो पोती जाती है, चूना पोतने में इसका उपयोग किसका होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा प्लास्टर बनाने में, गारा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। वहीं जल को मृदु बनाने में भी इसका प्रयोग होता है और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में भी इसका उपयोग होता है। तो अगर अम्ल कहीं गिर गया और जलन हो रही है तो उस पर मरहम पट्टी करना है। तो कैसे हम लोग देखे थे कि चींटी डंक जब मार रही थी, फॉर्मिक अम्ल था, तो उसको हटाने के लिए बेकिंग पाउडर, क्षार का उपयोग किया। अब अगर क्षार की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, अम्ल की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे जलन जब हो रही है तो वहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। सेकेंड है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही अन्य नाम है, तो इसको याद कर लेना है कि NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम है कास्टिक सोडा। इसका उपयोग कहाँ है? तो सबसे पहला उपयोग है इसका साबुन बनाने में। तो कास्टिक सोडा का उपयोग होता है साबुन बनाने में। दूसरा है पेट्रोलियम साफ करने में। तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट्रोलियम को साफ करने में भी होता है। थर्ड है दवा बनाने में। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दवा को बनाने में भी होता है। फोर है कपड़ा और कागज बनाने में और इसके अलावा है कारखानों को साफ करने में। तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा एवं कागज बनाने में और कारखानों को साफ करने में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आणविक सूत्र है MgOH का होल ट्वाइस। तो इसका उपयोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। नोट है, जब शराब पी करके गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अपक्रिया, श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अपक्रिया एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर कार्य करता है। लवण क्या है? लवण, जिसको इंग्लिश में साल्ट बोला गया है, तो अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपक्रिया जब होता है तो सोडियम क्लोराइड नमक प्लस H2O पानी वाटर का निर्माण होता है। तो जब अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया होती है, इसके फलस्वरूप लवण बनता है, उसके साथ ही साथ
जल का भी निर्माण होता है। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग दिए गए हैं। तो फर्स्ट है जो नमक होती है, साधारण नमक या फिर सोडियम क्लोराइड, इसका उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग तो खाने के रूप में होता है और इसके अलावा अचार के परीक्षण में होता है। आप लोग देखे होंगे कि जब कोई भी अचार घर में बनाया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक का प्रयोग होता है, क्योंकि वो परीक्षित रह सके, खराब ना हो। और जिस अचार में नमक का मात्रा थोड़ा कम हो जाती है वो अचार खराब हो जाते हैं, या फिर वो ड्राई अच्छे से नहीं हुई रहती है तो भी वो खराब हो जाती है। सेकंड है खाने का सोडा या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका उपयोग पेट की अम्लीयता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है, आग को बुझाने के लिए तथा अम्लीयता को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। थर्ड है धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। इसका देखिए आणविक सूत्र याद रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका उपयोग कपड़ा धोने में होता है। 4 है कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में होता है। नेक्स्ट है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो इसका उपयोग किस में होता है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का उपयोग बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है, बारूद का निर्माण में होता है। नेक्स्ट है pH स्केल। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है और pH इक्वल टू फार्मूला जो होती है -log H प्लस आयन। तो pH इक्वल टू होता है -log H प्लस आयन, इसकी सूत्र होते हैं। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गणक को उस विलयन का pH कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन सांद्रण या माइनस लगा है, इसका अर्थ क्या है? 1/, यहाँ क्या कह रहा है? हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के व्युत्क्रम 1/H का जो वैल्यू होता है वही pH मान होते हैं। किसी विलयन का pH मान अगर 7 से कम है तो वह अम्ल होगा, 7 है तो उदासीन होगा और 7 से ज़्यादा है तो वह क्षार जैसा बिहेव करता है। यहाँ कुछ सामान्य पदार्थ हैं और इनके pH मान दिए गए हैं। पदार्थ और pH मान। समुद्री जल। तो समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4। समुद्री जल का pH मान 8.4। वहीं ब्लड का 7.4, लार का 6.5, दूध 6.4, मूत्र 6, शराब 2.8, सिरका 2.4 और नींबू 2.2। उसको फिर से हम लोग पढ़ेंगे। समुद्री जल 8.4, रक्त 7.4, रक्त का pH मान 7.4, रक्त का pH मान 7.4, लार का pH मान 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका 2.4 और नींबू का 2.2 होता है। अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के व्युत्क्रम के लघु गणक को उस विलयन का pH कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से अगर कम है तो वह अम्ल, 7 से अधिक है तो क्षार होता है। नोट है, यहाँ पे नोट करने वाला पॉइंट यह है कि सोरेनसन ने 1909 में pH स्केल दिया था। तो pH स्केल किसने दिया है? तो सोरेनसन नामक व्यक्ति ने। तो सोरेनसन ने 1909 में pH स्केल को दिए थे। हमारा शरीर 7 से 7.8 अगर pH परास के बीच है, 7 से 7.8 के बीच है तो जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास में ही जीवित रह सकते हैं। अर्थात हमारा शरीर का जो pH होता है 7 से 7.8 और जीवित प्राणी जो होते हैं इसी pH परास में जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की pH मान जब 5.6 से कम हो जाती हो तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो वर्षा का जल जब 5.6 से कम हो जाएगी तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। pH परिवर्तन के कारण दांत का क्षय होने लगता है। तो मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है।
दांतों का इनामल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांतों का जो इनामल होती है वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर मुंह का, हमारे दांतों का या फिर हमारे मुंह का जो पीएच है वो 5.5 से ज़्यादा कम होती है, अम्लीय तो होता है, उससे ज़्यादा कम हो जाएगी तो हमारे दांत जो हैं वो झड़ने लगते हैं, झड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वहीं जब वर्षा का जल 5.6 से पीएच उसकी कम हो जाती है तो ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट है 8 नंबर पॉइंट, बिलियन। तो बिलियन क्या होता है? क्योंकि बिलियन थोड़ा लंबा चैप्टर है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।